प्लीज़ अभी जो मैं एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए और अंत तक सुनते रहिए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके रिलेटिव को अगर स्ट्रोक आया है तो क्या डॉक्टर आपको बताएंगे और क्या काउंसिल करेंगे और किस बेसिस पे आपको डिसीजन लेने हैं। जो कई हॉस्पिटल्स में मैंने देखा है, इमरजेंसी में न्यूरोलॉजिस्ट, इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट कभी कभी नहीं मिल पाते हैं और लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से आप गलत डिसीजन ले लेते हो। तो आज हम सिमुलेट कर रहे हैं एक ऐसा कंडीशन जहाँ पे मैं कैजुअल्टी में हूँ, इमरजेंसी में। एक पेशेंट आए हैं वीकनेस के साथ और उनका सीटी स्कैन हुआ है। तुरंत मैं फैमिली से बात कर रहा हूँ, उन्हें बता रहा हूँ सीटी स्कैन में क्या आया है ताकि वो ट्रीटमेंट डिसीजन ले पाएँ। नमस्ते, आप सब मिस्टर रामदेव के साथ हैं और जैसा आप जानते हैं उनको पिछले 1.5 घंटे से स्ट्रोक जैसा कुछ कंडीशन हुआ है। आपके सामने अचानक बात नहीं कर पा रहे थे, उनका फेस थोड़ा टेढ़ा हो गया एक साइड और आधा शरीर अभी काम नहीं कर रहा है, दाहिना हाथ और दाहिना पैर। ये देखिए क्लासिक स्ट्रोक सिम्टम्स हैं। कुछ और कंडीशंस में ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं, ऐसे लक्षण आ सकते हैं, पर 99% ये स्ट्रोक में होता है, ब्रेन स्ट्रोक में। स्ट्रोक 2 प्रकार के होते हैं, या तो क्लॉट फंस गया है किसी नस में और ब्लड नहीं आ रहा है, इस्केमिक स्ट्रोक, या फिर ब्लीड हो गया है कोई नस फट के, हेमरेजिक स्ट्रोक। इसके लिए हमने सीटी स्कैन किया ताकि हमें पता चले कौन सा प्रकार था। सीटी स्कैन में हमने पाया कि कोई भी ब्लीड नहीं है, यानी कि ये इस्केमिक स्ट्रोक था। और हमने देखा भी कि छोटा सा एक एरिया डेड हो रहा है ऑक्सीजन और ब्लड ना मिलने की वजह से, तो हम समझ गए कि ये इस्केमिक स्ट्रोक है। अब यहीं पर हम सीटी स्कैन रोक देते तो हम आपको गाइड करते कि आप सही समय पे आए हो, 4.5 घंटे के अंदर आए हो हॉस्पिटल में, जैसे ही लक्षण शुरू हुए तब से, तो हम एक छोटा सा दवाई इंजेक्ट करते हैं, थ्रोम्बोलिटिक एजेंट, अल्टेप्लेस या टेनेक्टाप्लेस, जिससे हाई चांसेस है कि इनका स्ट्रोक रिवर्स हो जाएगा, वो जो क्लॉट फंसा है वो पिघल जाएगा और रिकवरी हो जाएगी। लेकिन कभी कभी ये क्लॉट बहुत बड़ी नस में फंस जाता है या बहुत ज़्यादा क्लॉट की मात्रा फंस जाती है, जिसमें सिर्फ एक इंजेक्शन से सक्सेस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, 2 से 19%। इसलिए हम हर केस में सीटी एंजियोग्राफी भी करते हैं, यानी कि एक डाई इंजेक्ट करके नसों की जांच, जो हमने रामदेव जी में की। जब हमने ये स्कैन किया तब हमने देखा कि इनके एक नस में एक बड़ा क्लॉट फंसा हुआ है और बहुत बड़ी नस है वो। इस कंडीशन को बोलते हैं लार्ज वेसल ऑक्लूजन, जो काफ़ी कॉमन है। देखिए, ब्रेन को अगर मैं डिवाइड करूँ तो 3 हिस्से में डिवाइड कर सकता हूँ। पहला हिस्सा राइट आईसीए टेरिटरी, यानी कि जिसे राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी सप्लाई करती है, लेफ्ट आईसीए टेरिटरी लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी सप्लाई करती है, एंड पीछे का बेसिलर आर्टरी टेरिटरी जिसे बेसिलर आर्टरी सप्लाई करती है। अब इनके लेफ़्ट आईसीए यानी कि लेफ़्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो गर्दन से ब्रेन तक जा रही है और इस एरिया को सप्लाई कर रही है, उसमें एक मेजर क्लॉट फंस गया है, जिस वजह से 30% ब्रेन को ब्लड नहीं जा रहा है और वो ब्रेन धीरे धीरे डेड हो रहा है। हमने एक स्पेशल और स्टडी की है, तीसरी स्टडी, परफ्यूजन स्टडी, जिससे हम देख पा रहे हैं कि 30% ब्रेन डेड हो गया है इस एरिया का और 70 डेड होता जा रहा है, और अगर हमने सही समय पे ये क्लॉट को नहीं निकाला तो वो एरिया भी डेड हो जाएगा। हम आपको इंजेक्शन ज़रूर देंगे अगर आप सहमत हो, पर हमें पता है कि सिर्फ 2 से 19% केसेस में ये क्लॉट पिघल पाएगा इंजेक्शन में, बाकियों में नहीं पिघलेगा और ये एरिया डेड होता जाएगा, जो अगर डेड हो गया तो वो रिवर्सिबल नहीं है। इसलिए इसके लिए एक आधुनिक टेक्निक है जिसे कहते हैं मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी। जिस तरह आपने सुना होगा हार्ट में ब्लॉकेज हो तो एंजियोप्लास्टी करके ब्लॉकेज खोला जा सकता है और एक हार्ट अटैक पेशेंट को बचाया जा सकता है, उसी तरह आज अगर गर्दन की नस में या ब्रेन की नस में क्लॉट फंस गया है तो हम एक स्टेंट से वो क्लॉट को निकाल सकते हैं। इसे कहते हैं मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी। कभी कभी हम उसके लिए स्टेंट यूज़ करते हैं, कभी वैक्यूम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, कभी दोनों का कॉम्बिनेशन, अपना अपना चॉइस है, बट हाँ, हम वो क्लॉट मैक्सिमम केसेस में निकाल सकते हैं। अगर हम ये सही समय पे करते हैं तो काफ़ी हाई चांसेस है कि हम उनके बहुत सारे ब्रेन को बचा पाएंगे और एटलीस्ट कोशिश करेंगे कि तुरंत या एटलीस्ट 3 महीने तक फिजियोथेरेपी द्वारा उन्हें वापस अपने पैर पे खड़ा कर दें। क्या चांस है सक्सेस का? तो देखिए, ऑन एन एवरेज 65 to 70% चांस होता है कि सही समय पे कर दिया जाए तो इतना सारा ब्रेन बच जाएगा कि वो धीरे धीरे फंक्शनली बेटर होते जाएंगे, अपना काम खुद करने की क्षमता रख पाएंगे सारी ज़िंदगी के लिए। अगर हम अभी भी ये करते हैं तो फिर भी 30% फेलियर रिस्क है कि बेस्ट करने के बाद भी शायद उनकी डेथ हो जाए या परमानेंट पैरालिसिस हो जाए या रिकवरी हो, लेकिन इतनी कम हो कि वो इंडिपेंडेंट काम नहीं कर पा रहे हैं। और इसका कारण है कि ऑलरेडी काफ़ी सारा ब्रेन डेड है। जब तक आप अप्रूवल्स लाओगे हॉस्पिटल से, जब तक हम उन्हें ओटी लेके जाएंगे, वो क्लॉट निकालेंगे, अगर उसमें 1 घंटा और भी लगता है तो हर मिनट 19 लाख न्यूरॉन्स या ब्रेन सेल्स डेड होते जा रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि सक्सेस मिले, पर यही एक चांस है जो हम उन्हें दे सकते हैं।
इतना मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर हम ये नहीं करते हैं तो शायद 30% से भी कम चांस है कि सिर्फ वो दवाई द्वारा और बाद में फिजियोथेरेपी द्वारा कुछ फंक्शनल इंडिपेंडेंस अटेन कर पाएंगे। इसलिए आज भी 3 लोग अगर इतना मेजर स्ट्रोक लेके आते हैं तो 3 का डेथ होता है और 3 को परमानेंट पैरालिसिस हो जाता है, जो कभी इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते हैं। तो मैं आपसे आग्रह करूँगा कि हाँ, अगर अफोर्डेबिलिटी है या मेडिक्लेम है, प्लीज़ आप अर्जेंटली ये प्रोसीजर कराइए बिना समय वेस्ट किए। आपका पूछना है कि क्या ये डिसीजन आपको अभी लेना है या थोड़ा सोच सकते हैं। देखिए, आइडियली अभी लेना है, बिकॉज़ अगर जल्दी करेंगे रिज़ल्ट बेटर होगा। यही चीज़ अगर आप मुझे 2 घंटे बाद बोलते हो कि सर अब कर दो, हम तैयार हैं और हम फॉर्मेलिटीज़ कंसेंट सब करने को तैयार हैं, तो हो सकता है ये सक्सेस रेट 65% से 40% तक आ जाए। डिपेंड करता है कितने कच्चे रास्ते हैं, कितना ब्रेन को फ्लो मिल रहा है। नहीं तो जैसा मैंने बताया, हर मिनट 19 लाख न्यूरॉन्स डेड हो रहे हैं। और यही चीज़ अगर आप मुझे 6 से 8 घंटे बाद कहते हैं, हो सकता है मैं एक सीटी स्कैन दोबारा कराऊँ देखने के लिए कि क्या कोई फ़ायदा भी है अभी करने का, या ऑलरेडी मैक्सिमम एरिया डेड हो चुका है। अगर वो सीटी स्कैन में मैक्सिमम एरिया डेड हो गया है, एक स्पेशल एस्पेक्ट स्कोर होता है उससे पता चलता है, या परफ्यूजन दोबारा इमेजिंग से, तो मैं आपसे रिफ्यूज़ कर दूंगा कि अब कोई फ़ायदा नहीं है। जब डेड हो गए सारे सेल्स जिन्हें बचाना था, तो अब क्या फ़ायदा करके। हाँ, अगर उसमें तब भी मिलता है कि कुछ सेल्स अलाइव है जो सिग्निफिकेंट है, तो करेंगे ताकि पेशेंट को रिकवरी के चांसेस बेटर हो जाएं। इनफैक्ट कुछ स्टडीज़ बताती है कि सिलेक्टेड केसेस में 24 घंटे तक भी ये रिज़ल्ट मिला है, और बहुत ही रेयर केसेस में लोगों ने 17 दिन तक ये थेरेपी की है जिससे फ़र्क पड़ा है। बट हाँ, मैक्सिमम केसेस में ये टाइमर 6 घंटा होता है, इसलिए बहुत पॉजिटिव नहीं रहना है कि 24 घंटे या 17 दिनों तक हम भी करा लेंगे। लास्टली, क्या इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन रिस्क है? आप कहोगे ठीक है, 60-65% सक्सेस रेट है, 30% फेलियर रेट है, लेकिन इससे कोई नुकसान तो नहीं है ना? नहीं, इससे कुछ पेशेंट्स को नुकसान भी हो सकता है। 2 से 5% केसेस में, जो हम अटेम्प्ट कर रहे हैं ब्लॉकेज को खोलने का, उस दौरान ब्लीड हो सकता है, या कभी कभी इतना लो प्रेशर जोन जहाँ पे ब्लड ही नहीं जा रहा था उसको हमने अचानक खोल दिया, अचानक 100 से 100 प्रेशर कर दिया, और ऑलरेडी ब्लड ब्रेन बैरियर वीक है स्ट्रोक की वजह से, तो कभी कभी रीपरफ्यूजन ब्लीड हो जाता है, मेजर ब्लीड हो जाता है, क्योंकि अचानक प्रेशर इतना बढ़ गया और नसें कमज़ोर थी वहाँ पे, और इससे पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। सेकेंड प्रॉब्लम फेलियर, जो हमने बात की कि अगर टेक्निक फेल हो जाए तो नेचुरली जो होना था वही होगा और धीरे धीरे वो ब्रेन डेड होता जाएगा। एंड हो सकता है क्रेनियोटॉमी करना पड़े ताकि प्रेशर अंदर की तरफ सूज के बढ़ के बाकी ब्रेन को ना मार दे। तो एक छोटा सा स्कल का फ्लैप ऑपरेशन करके निकाल देते हैं ताकि ब्रेन बाहर की तरफ सूझे और एटलीस्ट जान बच जाए अगर पैरालिसिस ना भी ठीक हो पाए तो। सो डेफिनेटली इसमें रिस्क्स भी है, पर क्योंकि सक्सेस रेट 65% है, फेलियर रिस्क या कॉम्प्लिकेशन रिस्क, मैं कहूँगा नुकसान पहुँचने का रिस्क 2 से 5% है, जिसमें मेजर या जानलेवा रिस्क 1% है। तो इसलिए हम ये डेफिनेटली चाहेंगे कि रिकमेंड करें, जानते हुए कि हाँ रिस्क है थोड़ा सा। लास्टली, सबसे बड़ा फैक्टर जो इसमें इम्पेडिमेंट है वो है कॉस्ट। देखिए, कॉस्ट इसका बहुत ज़्यादा महंगा है। इवन चैरिटेबल हॉस्पिटल्स में इसका कॉस्ट 5 से 7 लाख तक जा सकता है। इसके रीज़न्स है, पहला कि ये इमरजेंसी सेटिंग में हो रहा है जहाँ पे इमरजेंसी स्टाफ बुलाया जाता है। ऑफ कोर्स इमरजेंसी चार्जेस हमेशा 10 से 25% ज़्यादा होते हैं हॉस्पिटल्स में, कभी कभी 50%। सेकंड, आईसीयू लेवल पे हो रहा है तो बेड कैटेगरी बाकी चीज़ें चेंज हो जाती है। यही अगर इलेक्टिव बेसिस पे जनरल वार्ड पे हो रहा होता है, कॉस्ट काफ़ी चेंज होता है। थर्ड, इसके औज़ार बहुत ज़्यादा महंगे हैं। सिर्फ जो स्ट्रोक किट होता है उसका एमआरपी कभी कभी 4.5 से 5 लाख तक आता है, और अगर कॉम्बिनेशन थेरेपीज़ यूज़ कर रहे हैं, एस्पिरेशन, वैक्यूम टेक्नोलॉजी प्लस टेंट रिट्रीवर, तो और ज़्यादा। तो अगर कोई हॉस्पिटल आपसे 7 लाख ले भी रहा है तो हॉस्पिटल खुद उसमें से 4.5-5 लाख कंपनी या फार्मेसी कंपनीज़ को दे रहा है ताकि वो प्रोडक्ट्स, वो जो किट है उसका पैसा वो हॉस्पिटल दे पाए। तो ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल या डॉक्टर्स आपसे वो पैसा ले रहे हैं। फोर्थ, ऑफकोर्स वो बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज टेक्नोलॉजी है, उसके लिए बहुत ज़्यादा स्किल सेट चाहिए। इमरजेंसी बेसिस पे बहुत सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आके उसे कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो प्रोसीजर का कॉस्ट ज़्यादा होगा, एक हार्ट अटैक से भी ज़्यादा। नाउ इतना ज़्यादा कॉस्ट देने के बाद भी, जैसा मैंने बताया, 30% फेलियर है, 2 से 5% रिस्क है, पर यही सच्चाई है। जब तक ये प्रोडक्ट कॉस्ट कम नहीं आता है तब तक ये कॉस्ट रहेगा। इसलिए लास्ट में मेरा आप सबसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ मेडिक्लेम रखिए, 10 से 20 लाख का मिनिमम रखिए आज की तारीख में, हो सके तो और ज़्यादा 20 से 40 लाख का, ताकि अगर ऐसी कोई नौबत आए आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े। हाँ, इमरजेंसी में शायद हॉस्पिटल्स आपसे पैसे भरवाए और जब मेडिक्लेम अप्रूवल आएगा, कैशलेस हो जाएगा, वो आपको रिफ़ंड हो जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है सेहत के लिए। एंड अगर फिर भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, मेडिक्लेम नहीं है, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ एटलीस्ट प्रोसीजर कॉस्ट नहीं है, शायद हार्डवेयर भी सब्सिडाइज रेट पे मिलता हो तो काफ़ी कम हो जाए ये कॉस्ट। वहाँ भी फ्री नहीं होता है, मैक्सिमम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में एटलीस्ट 2 से 3 लाख का कॉस्ट आता है। रीयूज्ड हार्डवेयर
यूज़ करके इसका कॉस्ट कम किया जा सकता है, पर वो बहुत रिस्की है क्योंकि ब्रेन की बारीक नसों में खेल रहा है। अगर गलती से रीयूज़ हार्डवेयर थोड़ा टाइट हो गया, किसी नस को फाड़ दे तो ब्लीडिंग होकर वही डेथ हो जाएगी। तो पॉइंट है ये अवेयरनेस कैंपेन का, ये पूरे काउंसलिंग का, कि आप एक अवेयर्ड एम्पावर्ड डिसीजन ले, आप गलत डिसीजन मत ले। कई बार हमने देखा है, मुझे आज भी याद है, हमारे पास एक छोटी बच्ची आई थी 17 से 18 साल की, जिसे एक मेजर स्ट्रोक हुआ था इसी प्रकार का। हमने उसे थोड़ी देरी करके कन्फ्यूजन के साथ फाइनली डिटरमाइन करके बताया कि एक मेजर ऑक्लूजन है, थ्रोम्बेक्टोमी करना पड़ेगा। उसने कहा नहीं नहीं, हमारे माता पिता तो बाहर है गुजरात में, और हमारे मामा जी कह रहे हैं कि ये डॉक्टर्स लूट रहे हैं, डरा के, समय का टेंशन दे के फालतू में ऑपरेट करना चाहते हैं इतने यंग एज में। चलो मैं आपको एक नर्सिंग होम ले जाता हूँ, मेरे दोस्त का ही हॉस्पिटल है, वहाँ ठीक हो जाएगी। वो वहाँ ले गए, कुछ ही घंटों में लड़की की तबीयत बिगड़ गई, वो वेंटिलेटर पे चली गई। फाइनली स्कल निकालना पड़ा क्योंकि सूजन बढ़ रही थी। अब वो ठीक है, बच गई ज़िंदगी, स्कल वापस इम्प्लांट कर दिया, पर हमेशा के लिए पैरालाइज्ड हो गई है, बोलने की क्षमता जा चुकी है और फेस टेढ़ा हो गया है। जहाँ वो बच्ची खुद MBBS करना चाहती थी, आज वो हमेशा के लिए वेजिटेबल बन चुकी है पैरालाइज स्टेट में। लैट्रिंग और पेशाब जैसी चीज़ों के लिए उसे सपोर्ट लेना पड़ता है। वो कुछ घंटों बाद आए थे हमारे पास कि सर सॉरी, हमसे गलती हो गई, प्लीज़ आप ऑपरेट कर दीजिए। जो कुछ ही घंटों पहले हमें चिल्ला के गए थे कि आप लुटेरे हो, चीट करते हो, हमने गब्बर और सत्यमेव जयते देखा है। लेकिन हमने उन्हें बताया कि वो सब हम भूल चुके हैं, हम समझते हैं कि आपका मेडिकल फ्रेटर्निटी पे ट्रस्ट नहीं है, पर क्योंकि ऑलरेडी ब्रेन डेड हो चुका है तो अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, अभी सिर्फ आप स्कल खुलवा के जान बचाइए, यही कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं नहीं चाहता हूँ कि वो लड़की जैसे और किसी को कभी अफेक्ट होना पड़े। इनफैक्ट मैं आपको सच कहूँ तो वही रीज़न है ये वीडियो का, इनफैक्ट मेरे पूरे चैनल का। वो दिन था 2020 में शायद, और 2021 जनवरी में मैंने चैनल की शुरुआत की थी, और फर्स्ट 4 वीडियो में शायद 2 या 3 वीडियो स्ट्रोक पे बनाए थे। तो प्लीज़ ऐसी और जानकारी के लिए चैनल से ज़रूर जुड़े रहे, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। और एंड स्क्रीन पे बहुत सारे स्ट्रोक वीडियोस दे रहा हूँ एनिमेशंस के साथ कि हम ये प्रोसीजर्स कैसे करते हैं, ताकि आपको और इन्फॉर्मेशन मिले। अगर ब्लीडिंग स्ट्रोक, हिमरेजिक स्ट्रोक के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें एंड स्क्रीन पे, ये नेक्स्ट ही लॉन्च होगा। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।